Hello friends, in this video we are going to talk about that is equivalent weight. Equivalent weight is a very important concept in chemistry. Of course, it is quite mysterious and students face a lot of difficulties in grasping this concept. But this concept is very easy. So let's start with the word itself. What is the meaning of equivalent? So यहाँ पर देखिए प्लीज, हमारे पास ये दो डायग्राम्स हैं. अच्छा डायग्राम, ये फर्स्ट डायग्राम है. इसमें हमारे पास एक ये रेक्टेंगल है और दूसरा ये हमारे पास ये ट्रायंगल है. So we have first we have this is a rectangle, right? And this is a triangle. Okay. And in second diagram, what we have is square and a circle. ये हमारे पास क्या है? देखिए यहाँ पर ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर and a circle. Circle. So these are four geometrical figures. ये क्या है? हमारे पास चार क्या है? ज्योमेट्रिक की आकृतियां हैं. ठीक है, शेप्स कह लीजिए, डायग्राम्स कह लीजिए, फिगर्स कह लीजिए. अब ये क्या है? मैथमेटिकली ये चारों जो फिगर्स हैं, ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, बिल्कुल डिफरेंट है, अलग अलग है. लेकिन इन चारों में एक चीज कॉमन है, इन चारों की एक चीज बराबर है, इक्वल है, सेम है, एंड दैट इज द एरिया. ठीक है, द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर एंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज आल्सो इक्वल टू द एरियाज ऑफ दीज टू फिगर्स. सेम इज द केस विद द सर्कल. चारों का एरिया बराबर है. इसका मतलब क्या है? दे हैव वन प्रॉपर्टी विच इज इक्वल इन ऑल दी फोर फिगर्स. एक ऐसी प्रॉपर्टी है, इनका एक ऐसा फंक्शन है जिसकी वैल्यू चारों में बराबर है. इट मींस, इसको क्या बोलते हैं फिर मैथमेटिकली या साइंटिफिकली क्या बोलते हैं कि दीज फोर फिगर्स आर equivalent in terms of their surface area or area. क्या बोल रहा हूं कि these four figures are equivalent in terms of their area. तो एरिया की टर्म में ये चारों फिगर्स हम कह सकते हैं एक तरह से बराबर हैं, अगर सिर्फ और सिर्फ एरिया की बात करेंगे और किसी तरह से भी इनमें कोई सिमिलरिटी नहीं है. राइट? So these four figures are known as equivalent as far as their area is concerned. This is very important. Let's take the second example. तो हमारे पास क्या है सेकंड एग्जांपल में? देखिए ये हमारे पास दो टेस्ट ट्यूब है यहाँ पर प्लीज. तो पहले टेस्ट ट्यूब में हमने क्या ले लिया? लेट्स से 1 ml मर्करी, और दूसरे टेस्ट ट्यूब हमारे पास है, दूसरे टेस्ट ट्यूब में हमारे पास क्या है? So in the second test tube what we have 13.6 ml water. तो पहली टेस्ट ट्यूब में 8 ml मर्करी है, दूसरी टेस्ट ट्यूब में 13.6 ml वाटर है. देख लीजिए दोनों चीजें केमिकली अलग अलग है. ये मर्करी है, मेटल है, ये वाटर है, ये कंपाउंड है. इसमें इसका जो वॉल्यूम है वो 1 ml है, यहाँ पर जो वॉल्यूम है ये 13.6 ml है. तो इनमें कोई किसी तरह क्या है, किसी तरह कोई सिमिलरिटी नहीं है, कुछ भी पैरामीटर का बराबर नहीं है, कोई भी इनकी चीज एक जैसी नहीं है. लेकिन अगर हम साइंटिफिकली बात करें तो यहां पर क्या है,
ये देखिए प्लीज, जो मरकरी है उसकी डेंसिटी होती है 13.6 ग्राम पर ml। तो अगर हम इसको तोलें तो यहां पर जो मरकरी है ये कितना आएगा, 13.6 ग्राम आएगा। ठीक है, 1 ml मरकरी का जो वेट है वो कितना है, 13.6 ग्राम है। पानी डेंसिटी क्या है, 1 ग्राम पर ml है। यहां पर जो पानी है वो भी 13.6 ग्राम है। ओके, सो इन दीज टू टेस्ट ट्यूब्स वी हैव टू मेटल्स, मरकरी एंड वाटर। ये दो टेस्ट ट्यूब है, हमारे पास में क्या दो अलग अलग पदार्थ हैं, दो अलग अलग सब्सटेंसेज हैं। पहले हमारे पास क्या है, मरकरी है, और दूसरी में पानी है। सो दीज टू डिफरेंट सब्सटेंसेज हैव इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ मास। सो इन दोनों केसेस में क्या है, मास बराबर है 13.6। सो दीज टू सिस्टम्स are equivalent in terms of their mass. So two or more systems can be equivalent if we have if they have one function which has the same value. हमारे पास क्या है, जितने मर्जी सिस्टम्स हों अलग अलग 2 3 4 5, ठीक है, अगर उन सभी सिस्टम्स में कोई एक ऐसा पैरामीटर है, कोई प्रॉपर्टी है जो बिल्कुल सिमिलर है, एक जैसी है, then we say the systems are equivalent in some respect. मतलब वो सारे सिस्टम्स के किसी एक बात को लेकर के एक जैसे हैं, किसी एक बिहेवियर की वजह से वो सिमिलर है। तो हमने यहां पर लिखा हुआ है, देखिए, two or more different things may be equal, identical in value of some इफेक्ट और फंक्शन। मतलब हमारे पास क्या, कोई भी 2 या 3 या ज्यादा सिस्टम्स हैं, वो हर तरह से अलग होंगे, लेकिन उनका कोई एक बिहेवियर अगर सिमिलर है, देन वी से दे आर इक्विवेलेंट इन टर्म्स ऑफ दैट बिहेवियर, इन टर्म्स ऑफ दैट फंक्शन। यही बात हम यहां पर अप्लाई करेंगे किसके ऊपर, एटम्स और कंपाउंड्स के ऊपर, क्योंकि जो हमारा टॉपिक है दैट इज इक्विवेलेंट वेट, एंड इक्विवेलेंट वेट इज यूज्ड, और इट इज ए मैथमेटिकल टर्म यूज्ड फॉर डिफरेंट सब्सटेंसेस व्हेन वी परफॉर्म डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस एंड व्हेन वी मेक केमिकल कैलकुलेशंस। जब हम केमिस्ट्री में बहुत सी कैलकुलेशंस करते हैं, वहां पर हम इक्विवेलेंट वेट का यूज करते हैं, और ये केमिस्ट्री में जो बहुत सी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है, न्यूमेरिकल्स है, वहां पर डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में ये जो कंसेप्ट है इक्विवेलेंट वेट का, ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। तो इसको समझने के लिए बहुत सिंपल सी बात है, हम यहां पर कुछ एग्जांपल लेंगे। पहले इसके लेंगे, एलिमेंट्स के लेंगे, फिर कंपाउंड्स के लेंगे, फिर हम देखेंगे कि कुछ एलिमेंट्स या कुछ कंपाउंड्स का हम इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। निकाल नहीं सकते, प्रैक्टिकली निकालना अलग बात होता है, मैथमेटिकली कैसे वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ सम एलिमेंट्स एज वेल एज सम कंपाउंड्स। कुछ एलिमेंट्स का, कुछ कंपाउंड्स का हम यहां पर इक्विवेलेंट वेट भी फिर राइट करके देखेंगे। तो चलिए हम यहां पर देखते हैं। सबसे पहले हम हमारा जो सिंपलेस्ट एटम है उसकी ही बात करेंगे, दैट इज हाइड्रोजन, राइट, हाइड्रोजन। फिर हमारे पास क्या है, सोडियम भी होता है, इस तरह से क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, राइट, एल्यूमिनियम है। ये कुछ हमारे पास एलिमेंट्स हैं जिनको लेकर के हम इक्विवेलेंट वेट को डिफाइन करेंगे, वेट को डिफाइन करेंगे। हम एक जानते हैं टर्म होती है वैलेंसी। वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। यहां पर हम जानते हैं कि जो हमारे पास हाइड्रोजन की वैलेंसी एक है, क्लोरीन की वैलेंसी एक है। तो यहां पर क्या है, दोनों एटम्स एक दूसरे को कंबाइन करते हैं और दोनों की कंबाइंड कैपेसिटी बराबर है, दैट इज 1:1। द टू एलिमेंट्स इन HCl आर इक्विवेलेंट। मतलब ये दोनों क्या है, वैलेंसी
के लिहाज से बराबर है, इनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी, कंबाइनिंग पावर बराबर है। कितने? 1 इन HCl बोथ एटम्स हैव इक्वल कंबाइनिंग पावर और कैपेसिटी, दैट इज 1 फॉर बोथ एटम्स। देखिए यहां पर देख लीजिए हमारे पास क्या है, ये माने हमारे पास CH है, ये Cl है, ये HCl मॉलिक्यूल है। यहां पर प्लीज देखिए HCl मॉलिक्यूल है, और ये दोनों जो हमारे पास एटम्स हैं हर तरह से डिफरेंट है, शेप, साइज, कलर, केमिकल प्रॉपर्टीज, इनमें कोई सिमिलरिटी नहीं है। लेकिन क्या करते हैं कि HCl मॉलिक्यूल में ये एक दूसरे को क्या, दे होल्ड इक्वली टू वन अनदर, ये दोनों आपस में एक दूसरे को बराबर ताकत से बांध कर रखते हैं HCl मॉलिक्यूल के अंदर। या कह लीजिए कि इनकी एक दूसरे से HCl में जुड़ने की जो पावर है, इकट्ठा रहने की जो पावर है, वो बराबर है। So in this molecule, in HCl, H and Cl both are equivalent. लेकिन हम कह रहे हैं कि इनका सब कुछ डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? साइज, शेप, वेट आल्सो। अगर हम कहते हैं कि इसका वेट क्या है, 1 U है हाइड्रोजन का, तो जानते हैं क्लोरीन कितना है, 35.5 U है। ओके, तो ये वेट यहां पर डिफरेंट है दोनों का। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम एक एटम की बात करेंगे, चाहे वो H का हो चाहे Cl का हो, these two atoms have different atomic weights। इसमें U मतलब क्या है, AMU। ये हमारे पास क्या है, 1, हम कह रहे हैं कि 1 U है, ये यूनिफाइड मास में ये 35.5 है। लेकिन देखिए प्लीज, जब ये HCl में दोनों इकट्ठे हैं, राइट, तो यहां पर उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी बराबर है और वेट ज्यादा मैटर नहीं करता है। सो इन कंबाइंड स्टेट, राइट, their weight is different but valency is equal, and we can say these two atoms have similar combining function, that is valency of 1 but the atomic weights are different. These two weights are taken as equivalent weights, क्योंकि इस मॉलिक्यूल में क्या है, वो कंबाइन है। तो यहां पर अगर हम वेट की वैल्यू देखेंगे, वेट की वैल्यू देखेंगे, वो तो डिफरेंट है, लेकिन कंबाइनिंग कैपेसिटी में, एक दूसरे से कंबाइन करने कैपेसिटी में दोनों जो वेट्स हैं बराबर हैं। तो क्या बोलेंगे इनको, इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट ऐसा लिखते हैं ना, इस 1 इक्विवेलेंट टू 35.5, ये क्या है, ऐसे लिखते हैं इक्विवेलेंट। ये बराबर नहीं होते हैं प्लीज, बराबर नहीं होते हैं। जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास मान लिया कि ये 2 बॉक्सर्स हैं, एक का वेट कितना है, 65 है, दूसरे का वेट कितना है, 60 है बॉक्सर्स का। एक के बॉक्सर क्या है, मान लीजिए ये आपका अफ्रीका का है, ये यूरोप का है। ये दोनों बॉक्सर्स हर तरह से डिफरेंट है, वेट में डिफरेंट है, कलर में डिफरेंट है, हाइट में डिफरेंट है। प्लीज देखिए एग्जांपल ऐसा ही है, लेकिन जब वो बॉक्सिंग करते हैं रिंग में जाकर के, उन दोनों के पॉइंट्स बराबर आते हैं, उनमें से ना कोई जीतता है ना कोई हारता है। ठीक है, ड्यूरिंग बॉक्सिंग दे स्कोर इक्वल पॉइंट्स। It means their fighting capacity is equal, अब देखिए वो हर तरह से भिन्न है, लेकिन जो फाइटिंग पावर है उनकी बराबर है। और इसलिए जो यहां पर हम क्या कह देंगे, इनकी जो दोनों वेट्स हैं ये पावर के लिहाज से बराबर है। वेट कह लीजिए उनका, उसकी जो वैल्यू डिफरेंट है, लेकिन उस वेट में जो पावर है, जो पावर वो एक्सर्ट कर रहे हैं, दोनों जो पावर लगा रहे हैं फाइटिंग दौरान, दैट इज इक्वल। सो द वेट्स आर इक्वल इन टर्म्स ऑफ पावर which are exerted by the two weights. Same is the case here. These two weights are different, but they are exerting equal power in terms of combining capacity. In terms of combining capacity, this is very very important. Equivalent weight कि ऐसे वो वेट्स जिनमें 2 एटम्स की कंबाइनिंग कैपेसिटी बराबर हो, तो उन एटम्स के इक्विवेलेंट वेट हो जाते हैं। और एटम्स का जो इक्विवेलेंट वेट निकालने का हमारे पास है, बहुत ही सिंपल तरीका होता है। ये हम इसमें दूसरा मॉलिक्यूल भी ले सकते हैं। यहां पर देख लीजिए प्लीज, ये हमारे पास हमने कहा था कि वो HCl था, ये NaH सोडियम हाइड्राइड भी हो सकता है। या फॉर एग्जांपल यहां पर क्या है, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ सोडियम हाइड्राइड ना।
सोडियम हाइड्राइड। इसमें ये 23 है, इसका एटॉमिक वेट, इसका 1 है, लेकिन इसकी वैलेंसी भी 1 है, इसकी वैलेंसी भी 1 है। तो ये जो दो डिफरेंट वेट्स हैं, दे आर इक्विवेलेंट, दे हैव इक्वल पावर एज फार एज कंबाइनिंग पावर इज कंसर्न, ना। तो दोनों का जो कंबाइनिंग फंक्शन है दोनों एटॉमिक वेट्स का, वो बराबर है। So that is why in terms of combining capacity these two different weights are equivalent। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी के लिहाज से ये दोनों वेट बराबर है। वेट बराबर नहीं है, लेकिन उनके एक दूसरे के साथ जुड़ने की जो पावर है, उस पावर के टर्म में दोनों वेट्स क्या हैं, आइडेंटिकल है, सिमिलर है इन टर्म्स ऑफ combining capacity, that is 1:1। That's why these weights are taken as equivalent weights, and these weights play a very important role when there are chemical reactions। Similarly हमारे पास क्या है, हमने यहां पर देखा कि let's say H2O, ये वाटर मॉलिक्यूल है, तो इसमें देखिए ये H है और ये O है, ये H है। तो यहां पर O की कंबाइनिंग कैपेसिटी 2 है, क्योंकि ये दो H एटम से कंबाइन करता है। यू सी प्लीज हियर, ये दो H एटम से कंबाइन करता है। तो हम कहते हैं कि आप ये 2H एटम्स, वैलेंसी 1 इक्वल टू, हम कहते हैं यहां पर के O एटम वैलेंसी 2, एंड वेट हमारे पास क्या होगा, यहां से कह देंगे यहां पर, दैट इज इसका वेट 1U है, इसका वेट 16U है, राइट। अब देखिए हम ये कह रहे हैं यहां पर, हम लिखा है यहां पे HOH, तो ये वेट है यहां पर, हम कहते हैं 1 1, और ये क्या है 8 + 8 ना, 8 + 8, कि इस H एटम के साथ, राइट, एक तरह से हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि इस O एटम का कितना वेट कंबाइन करेगा। जो 16 वेट है उसमें से आधा, क्योंकि वहां पर दो H एटम्स हैं। सो 8 इज द equivalent weight of oxygen, because mathematically its combining capacity is 1, क्योंकि 16U जो वेट है ऑक्सीजन का, उसमें उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 2 है, और थ्योरेटिकली ऐसा प्रैक्टिकली हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते प्लीज O एटम को, लेकिन हम अगर डिवाइड करके देखेंगे तो एक H एटम के हिस्से में कितना वेट आएगा, 8U, as far as the combining of the two elements are concerned in water molecule, कि वाटर में ऐसा होगा। सो 8 इज द ओके। लेकिन जब हम केमिकल रिएक्शंस करते हैं, वहां पर क्या है, एक एटम लेना, एक मॉलिक्यूल लेना संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है वहां पर, ठीक है। तो वहां पर क्या है, मोल्स में बात होती है, ग्राम्स में बात होती है। जैसे हम कह देंगे यहां पर कि अगर ये हमारे पास क्या है कि अगर 1 ग्राम H एटम है, तो इसका ये 1 मोल है, 1 मोल है, ओके, 1 मोल है। और हम क्या कहते हैं कि इक्विवेलेंट वेट और ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन इज 1 ग्राम। ये डिफाइन करते हुए या मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हुए ऐसा ही करते हैं, ठीक है। एंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनी अदर एलिमेंट क्या होगा यहां पर, ये क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनी एलिमेंट, ये निकालने का तरीका है इक्वल टू इट्स एटॉमिक वेट ओवर वैलेंसी, ओवर वैलेंसी। जैसे हमारे पास क्या एल्यूमिनियम है 27 और AlCl3, यहां पे आप देख लीजिए 3, इट्स इक्विवेलेंट वेट इज 9, इक्विवेलेंट वेट इज 9। अब अगर आप जो कोई भी कंपाउंड अगर लेना चाहेंगे, कंपाउंड के लिए कैसे निकालते हैं, ठीक है, कंपाउंड के लिए कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनी कंपाउंड इक्वल टू molecular weight of the compound divided by n, okay। अब देखिए प्लीज ये n क्या है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको हम क्या वैलेंसी फैक्टर भी कहते हैं, ठीक है। ये एक नंबर है, n इज ए नंबर, और जब कंपाउंड्स रिएक्ट करते हैं तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए जैसे कि आपका है यहाँ पर A एक कंपाउंड है, यहाँ पर क्या होगा n इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कुछ भी रिएक्शन होगी हमारे पास, एक दूसरा कंपाउंड बन जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गेन कर रहा है, या ये इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है, राइट, इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है। तो देखेंगे वहां पर कि अगर कंपाउंड का 1 मोल है
तो उस 1 मोल कंपाउंड ने रिएक्शन के दौरान कितने मोल इलेक्ट्रॉन्स गेन किए या लूज किए। n इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स lose or gain by a compound during any chemical reaction। उसके यहां पर जो मॉलिक्यूलर वेट को क्या है उसके n से डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड कर देंगे। अगर ये हमारे पास क्या ये मोलर मास होगा प्रॉपर ना, ठीक है, मोलर मास होगा, मोलर मास। अगर मॉलिक्यूलर मास लेते हैं यहां पर क्या होगा, तो एक मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा या गेन करेगा। कैलकुलेशन में कम कर सकते हैं, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं कर सकते। प्रैक्टिकली क्या होता है, प्लीज we take compounds by weighing and we cannot take single atom or single molecule। वो बल्क में होते हैं और बल्क में उनका वेट होता है और वहां पर क्या वो मोल्स में होते हैं, 1 मोल, 0.2 मोल, 0.5 मोल, ऐसा हम कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है प्रैक्टिकली। तो कुछ हमारे पास कंपाउंड्स हैं ऐसे जो बहुत ही कॉमन होते हैं, उनमें देखते हैं कि हम उनका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाल सकते हैं। कि मान लीजिए आपके पास एसिड्स हैं, तो कोई भी एसिड क्या करता है, मान लीजिए हमारे पास ये उसका एक मॉलिक्यूल है, लेट्स से HCl, इसको पानी में खोलेंगे ये H पॉजिटिव आयन देगा, एक मॉलिक्यूल, ठीक है, ये H2SO4 है, राइट, तो पानी में खोलेंगे ये 2H पॉजिटिव देगा। ओके, ऐसे होता है। इसको क्या बोलते हैं यहाँ पर, बेसिसिटी बोलते हैं, यहाँ पर बेसिसिटी, और जो बोलते हैं प्रोटिसिटी। किसी भी एसिड का एक मॉलिक्यूल पानी में घुलने पर, पहले देखिए एसिड लेंगे फिर उसका एक मॉलिक्यूल लेंगे, एक मॉलिक्यूल पानी में घुलने पर जितने H पॉजिटिव आयंस देगा 1 2 3, वो क्या है उसकी बेसिसिटी होती है। अगर उसने एक H पॉजिटिव दिया इट इज मोनोबेसिक, अगर 2 दिए इट इज डाइबेसिक, अगर 3 दिए इट इज ट्राइबेसिक, राइट। तो इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना थोड़ा सिंपल तरीका है। फिर बेस हमारे पास क्या एसिड्स के लिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड इज इक्वल टू इट्स molecular weight divided by that is N1 2 3, जो भी हमारे पास इसकी क्या आती है प्रोटिसिटी कि पानी में डालने पर इसका एक मॉलिक्यूल कितने H पॉजिटिव आयंस रिलीज करता है। और फिर हम जानते हैं बेसिस में क्या होता है, किसी बेस के लिए क्या होता है, तो बेस क्या होता है, हमारे पास ये NaOH है, पानी में घोलेंगे इसको, यह बनेगा H पॉजिटिव OH नेगेटिव, राइट। दूसरा हमारे पास क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, राइट, कैल्शियम पॉजिटिव एंड 2OH नेगेटिव। तो यहां से NaOH का एक मॉलिक्यूल एक OH नेगेटिव आयन देता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक मॉलिक्यूल 2 OH नेगेटिव आयन देता है पानी डालने पर। तो इसे क्या बोलते हैं यहां पर भाई, OH negative ions। Number of OH negative ions given by any base or dissolving in water is known as its acidity। क्या बोलते हैं इसको, एसिडिटी, यहाँ पर एसिडिटी। इसमें भी क्या होगा, क्या किसी बेस के लिए, राइट, equivalent weight of any base is equal to its molecular weight divided by n is the number of OH negative ions given by one molecule of ketone dissolving in water। देखिए प्लीज, अगर हम मोल्स के टर्म में बात करेंगे तो यहां पर क्या आएगा, ये ग्राम इक्विवेलेंट वेट, राइट। क्या बनेगा यहां पर, दैट इज द मोलर मास। क्या बनेगा ये मोलर मास अगेन डिवाइड बाय नंबर n इज द नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस गिवन बाय, ओके प्लीज, 1 मोल ऑफ द बेस, 1 मोल ऑफ द बेस। फिर हम किसी साल्ट की बात करते हैं, राइट, कोई भी अगर साल्ट हम लेंगे, जानते हैं साल्ट भी ये बहुत इंपोर्टेंट कंपाउंड होते हैं। साल्ट जैसे NaCl है, तो पानी में डालेंगे क्या बनेगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो इसमें ना तो H पॉजिटिव है ना OH नेगेटिव है, सोडियम कार्बोनेट है, यहाँ पर देखिए प्लीज क्या करेंगे 2Na पॉजिटिव प्लस कार्बोनेट। इस तरह से साल्ट होते हैं। तो इनका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, सिंपली इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलेकुलर वेट और n क्या है। देखिए जैसे इसका यहां पर एक मॉलिक्यूल ले लेना, ठीक है, तो एक कैटायन पे जितना पॉजिटिव चार्ज है या एक मॉलिक्यूल जितना पॉजिटिव चार्ज रिलीज करेगा, जैसे यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है तो मोलेकुलर वेट को इसके मोलेकुलर वेट को 1 से डिवाइड कर देंगे। यहां पर क्या 2 पॉजिटिव चार्ज है तो ये 2 से डिवाइड कर देंगे इसके मोलेकुलर वेट को, सोडियम कार्बोनेट। तो हम देख रहे हैं कि किसी भी सॉल्ट का एक मॉलिक्यूल कितने यूनिट पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज रिलीज करेगा पानी में डिसॉल्व करने पर।
मोल, 1 मॉलिक्यूल। अगर मोल्स में बात करेंगे तो फिर कैलकुलेशन बदल जाती है। तो लास्ट में हम क्या इक्विवेलेंट वेट को डिफाइन कर देते हैं, जो उसके हमारे पास एक तरह से केमिकल डेफिनेशन है। सो इक्विवेलेंट वेट of any substance is its weight in gram which can combine directly or indirectly with 1 gram of hydrogen, 8 gram of oxygen and 35.5 gram of chlorine। well, अगर वो क्या है, वो तीनों में से किसी भी एक साथ कंबाइन करता है या इन तीनों में से किसी एक को डिकम्पोज करने पर रिलीज करता है, कुछ भी होगा। दैट इज द यू कैन से IUPAC definition of your equivalent weight, and this concept is highly important while solving numericals and while dealing with solution chemistry. Okay, please, thanks, namaskar.